हेलो एवरीवन, माय नेम इज एकता गुप्ता। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब हमारे एंड सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं तो हम उसमें अच्छे या फिर पासिंग नंबर कैसे ला सकते हैं। तो इस वीडियो का पर्पस सिर्फ जो जूनियर्स हैं मेरे उन्हें गाइड करना है, क्योंकि हम सबको पता है जब हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो सब कुछ इतना नया होता है कि हम फालतू में टेंशन लेने लग जाते हैं कि यार मैं ये एंड सेमेस्टर में क्या लिखूंगी, मैं कैसे एग्जाम को पास करूंगी और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए, बहुत सारी चीजें। और अलग अलग लोग अलग अलग चीजें करते हैं। बट क्योंकि मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था मैं बुक से पढूं, मैं यूट्यूब से पढूं, मैं कौन से सोर्सेज से पढूं या कैसे एग्जाम को अप्रोच करूं, या मतलब बहुत सारी चीजें। तो इसलिए पर्पस सिर्फ गाइडेंस है। बाकी जो आपको सही लगता है वो आप करो, क्योंकि आपसे ज्यादा आपका इंटरेस्ट जो है वो कोई भी नहीं जानता, आपसे ज्यादा आपका अच्छा कोई भी नहीं जानता। देन इसको पूरे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं 3 लोगों की बात करना चाहूँगी जो आपको लॉ स्कूल में अक्सर पाए जाते हैं। तो पहले किस्म के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मार्क्स, ठीक है। सेकंड लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज एंड मार्क्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। थर्ड लोगों के बारे में मैं बाद में बात करूँगी, लेकिन ये जो वीडियो है वो दोनों टाइप के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल है और यूज़फुल भी है। क्योंकि अगर आप पहले टाइप के लोग हैं जो समझते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन मार्क्स, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपका ये तो मानना है ना कि पासिंग मार्क्स तो आपको चाहिए डिग्री लाने के लिए। और जो दूसरे टाइप के लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं, दोनों में बैलेंस रहना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज में भी और मार्क्स के लिए भी, उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल है। क्योंकि चाहे आप पूरे 6 महीने पूरा साल पढ़ लो, लेकिन जब एग्जाम आता है तो 1 या 2 दिन होते हैं और उसमें पूरा जो आपने पढ़ा है वो दोबारा से मेमोराइज करना, वो रिवाइज करना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। आपको वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तब पढ़ के जाना पड़ता है। आप अपना पूरा लेके जाओगे तो ठीक है, बट चांसेस ये हो सकते हैं कि आपको सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज है या कुछ है कि ये सेक्शन क्या कहते हैं, इतने से काम नहीं चलेगा ना यार। उसमें आपको पूरा स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, तब आपके पासिंग मार्क्स जाके आएंगे या इनफैक्ट अच्छे नंबर आएंगे अगर आपको अपनी सीजीपीए मेंटेन करनी है। और जो तीसरे टाइप के लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम प्रैक्टिकल नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन मार्क्स, जो बढ़िया बात है। बट साथ साथ में वो पढ़ भी लेते हैं और आपको बुद्धू बना के चले जाते हैं। जब आप उनके मार्क्स देखोगे तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज तो होती है बट उनकी सीजीपी भी मेंटेन होती है। तो अगर आपको ऐसे तीसरे टाइप के लोग दिख जाएं तो आप दूर भाग जाना और आप दोनों पे फोकस करने की कोशिश करना, प्रैक्टिकल नॉलेज भी और मार्क्स भी। और अगर ज्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस कर रहे हो तो एटलीस्ट ये तो कोशिश करना कि आपकी बैक वगैरह ना आए एंड सेमेस्टर में, और मतलब आपकी सीजीपीए वगैरह सब कुछ मेंटेन रहे। हाँ, तो अब काम की बात पे आते हैं। तो सबसे पहले तो आप जब एंड सेमेस्टर का एग्जाम देंगे उससे पहले पीवाईक्यू जो है वो लेकर बैठेंगे। सपोज आपका सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट मान लो, ठीक है, आपने उसके पीवाईक्यू देखे। जब आप पीवाईक्यू एनालाइज करोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि यूनिट 1 से कौन कौन से टॉपिक पूछे गए, यूनिट 2 से कौन से 2 क्वेश्चन पूछे गए, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 से कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो मान लो ये आपका एक सब्जेक्ट है, उसका मैंने सिलेबस लिखा है, यूनिट 1 में ये 1 2 3 4 ऐसे करके ये टॉपिक है। यूनिट 2 में देन 1 2 3 4 5 6 आर टॉपिक्स, यूनिट 3 यूनिट 4 ऐसे। तो जब आप पीवाईक्यू खोल के बैठे आपको पता चल गया कि यूनिट 1 में से तो है ना, ये जो सेकंड टॉपिक है और जो थर्ड टॉपिक है वो फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। यूनिट 2 में आपने जब एनालाइज किया आपको पता चला ये 5 और 6 जो है वो सबसे ज्यादा मार्क्स में पूछा गया है। यूनिट 3 में सिमिलरली 5 और 6 जो टॉपिक है, फिफ्थ और सिक्स टॉपिक, वो सबसे ज्यादा मार्क्स में पूछा गया है और सबसे ज्यादा पूछा गया है यूनिट 4 में। तो ये जो सेकंड और थर्ड टॉपिक है वो पूछे गए। अब आपको ये पता चल गया और आप कॉन्फिडेंट हो कि ये जो टॉपिक्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है कि वो अक्सर आए ही हैं पीवाईक्यू एनालाइज करके। तो अब आप क्या करेंगे कि जो चारों यूनिट्स हैं जिसमें से सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चंस हैं उनके आप आंसर प्रिपेयर कर लेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 या 6 पेजेस प्रिपेयर कर लो। और अगर मतलब आपको लिख के प्रिपेयर करने की आदत नहीं है तो मतलब जो रीडिंग मटेरियल है उसको ही बार बार रीड कर लो, ताकि आपके एटलीस्ट हर यूनिट में से ये जो 2 क्वेश्चंस है जो फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं वो तो बिल्कुल टॉप नॉच तरीके से प्रिपेयर हो गए। अब यहीं पे काम नहीं खत्म होता। अब आपको क्या करना है, जैसे यूनिट 1 से आपको पता चल गया कि जो सेकंड और थर्ड जो क्वेश्चंस है वो फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं और वो सबसे ज्यादा वेटेज में आते हैं। लेकिन अब ये जो 1 और 4th टॉपिक बचा है ना, आपको उसको नहीं छोड़ना। आपको 1 एंड 4th जो टॉपिक है वो 5 नंबर में प्रिपेयर कर लेना। उसके हैंड रिटन नोट्स बना लो, या तो 1 पेज में या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 पेज में या 1.5 पेज में बना लो। अब यूनिट 2 है, उसमें भी 1 2 3 4 जो टॉपिक बचे हैं उसको छोड़ नहीं देना कि अरे 5 और 6 जो है वो ग्रेटेस्ट वेटेज में आते हैं, वो सबसे ज्यादा वेटेज में आते हैं। ये 1 2 3 4 का जो है शॉर्ट नोट बना लो 5 नंबर के लिए, वही 1 पेज में 2 पेज में। सिमिलरली यूनिट 3 के जो बाकी बचे टॉपिक्स है कि फिफ्थ और 6 जो है वो हाईएस्ट वेटेज में आता है तो बाकी नहीं छोड़ने, बाकी जो बचे हैं उनका शॉर्ट नोट आप बना लो। जब आप शॉर्ट नोट बना लोगे तो
एक तरीके से आपके पास क्या एडवांटेज होगा, अब मान लो आप पेपर में बैठे हो और जो आपको लग रहा था कि सेकंड और थर्ड टॉपिक जो है 10 नंबर में आने थे या 12 नंबर में आने थे, जो हाईएस्ट वेटेज के क्वेश्चंस थे, वो तो आए ही नहीं, बल्कि इन्होंने फर्स्ट एंड फोर्थ टॉपिक से पूछ ले। अब आप क्या करोगे? पर क्योंकि आपने उसका एटलीस्ट 1 पेज या 2 पेज तो पढ़ रखा है ना, आप उसको लिख सकते हो, फिर आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप ब्लैंक तो नहीं बैठोगे, और दूसरा फायदा ये होगा कि हमारे 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। आप 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन, जो आप ज़्यादातर ये सोच के जाते हो कि अरे हम एक बार है ना ऊपर से एनालाइज़ कर लेंगे, ऊपर से पढ़ लेंगे और खुद की भाषा में लिख लेंगे। वो आप, क्योंकि आप घर से पहले से अच्छे से 1 या 2 पेज में प्रिपेयर करके गए हो, आप वहाँ पे जाके बहुत अच्छी तरीके से लिख पाओगे, उसको पूरा आंसर फ्रेम कर पाओगे। ये होती है पूरी स्ट्रैटेजी कि कैसे हमें अप्रोच करने एग्ज़ाम को, और अगर ये स्ट्रैटेजी आप 2-3 दिन पहले भी करोगे ना, तब भी मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर बहुत अच्छे नंबर नहीं तो मतलब आपके काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी पासिंग मार्क्स से बहुत ज़्यादा अबव मार्क्स आपके आ जाएँगे, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मैंने खुद अपनाई है और यूज़ करके देखी है और ये सच्ची फ़ायदेमंद है। देन बट मैं आपको एक वार्निंग देना चाहती हूँ, अगर आप ये स्ट्रैटेजी कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स यानी कि सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में यूज़ करने वाले, तो आपका फेल होना निश्चित है। आप बाकी सब्जेक्ट्स में स्ट्रैटेजी को यूज़ करो, ये स्ट्रैटेजी पक्का काम करेगी। लेकिन अगर आप जो अब जो क्योंकि सब्जेक्ट्स चेंज हुए हैं, बीएनएस, बीएनएसएस एज़ वेल एज़ बीएसए में आप ये अप्लाई नहीं करोगे, 6 महीने मिलते हैं, बहुत टाइम है, आप इसको पूरा प्रिपेयर करो अच्छी तरीके से। क्योंकि मैंने ये खुद गलती की है, मेरे टाइम पे जब सीआरपीसी था, तो मैं ये वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई करके गई और मेरे सच्ची इतने गंदे नंबर आए, क्योंकि मैंने ये स्ट्रैटेजी तो अप्लाई कर ली। अब पेपर के वक़्त इतना टाइम नहीं होता कि आप फुल फ्लेजेड करो, तो इसलिए मैंने ये स्ट्रैटेजी करी, और मतलब क्योंकि मेरे इंटरनल में अच्छे नंबर आए थे और मैंने एक्सटर्नल में भी थोड़ा बहुत लिख दिया, तो मेरे ठीक नंबर आ गए। लेकिन अगर मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से शुरू से ही, मतलब पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ और मतलब पूरा अच्छी तरीके से सेक्शन वाइज़ हर चीज़ समझ-समझ के और कनेक्ट करके पढ़ती हूँ और पूरे जो लैंडमार्क केसेज़, जो रीसेंट लैंडमार्क केसेज़ थे, वो सब कुछ पढ़ती, तो शायद मेरे और अच्छे नंबर आ सकते थे। ये ट्रिक यहाँ तक कि सीपीसी में भी काम कर जाएगी, बट सीआरपीसी, देन उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट एंड आईपीसी में मैं मतलब आप कोशिश करो कि केस लॉज़, देन रीसेंट जजमेंट्स जो भी है, और जो जो सेक्शंस है, खासकर जो इम्पोर्टेंट है, वो तो आप बहुत अच्छे से पढ़ो और सबकी कनेक्टिविटी जो है वो पढ़ो। सीआरपीसी में अगर आपको लग रहा है कि ये छोटा सेक्शन भी है, तब भी यार इतनी सारी यूट्यूब वीडियोज़ है, आप उसको अच्छे से कवर करो। क्योंकि अगर आप तब नहीं करोगे तो आपको बाद में तो करनी पड़ेगी ना। मैंने उस टाइम पे नहीं अच्छे से पढ़ा सीआरपीसी, तो ऐसा नहीं है कि वो छूट गया। अब मुझे वो दोबारा तो करना ही पड़ रहा है ना। और मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर आपको सीआरपीसी करना है, इंडियन एविडेंस एक्ट करना है या आईपीसी करना है, तो यूट्यूब पे इतनी सारी वन शॉट वीडियोज़ है कि 10-10 या 12-12 घंटे में सारे सेक्शंस आप सोच सम सकते हो कि 1 से लेके पता नहीं 400-500 जो भी सेक्शंस होते हैं, वो सारे सेक्शनों का मतलब आपको आसान भाषा में बताया गया है, तो आप उसको पढ़ सकते हो। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ना, अगर आपके सेमेस्टर में हैं, तो वो तो शुरू से ही करने बैठ जाओ, और जो बाकी बचे सब्जेक्ट है, वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि 2-3 दिन पहले भी करोगे, तब भी काम चल जाएगा। और लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि ये तो एक ऐसी एडवाइस है जो मुझे भी दूसरों से पता चली, दूसरों को भी दूसरों से पता चली। तो यही जो है वो हम फ़ॉलो करते आ रहे हैं पेपर्स के लिए, एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए। लेकिन मैंने जैसा आपको पहले बोला, आपका एग्ज़ाम है, आपको पता है कि आपका बेस्ट इंटरेस्ट क्या है और आपके कैसे नंबर आ सकते हैं, या फिर आपको नंबर लाने हैं या कितने नंबर लाने हैं, पासिंग लाने हैं, उससे ऊपर लाने हैं, वो सब आपका डिस्क्रेशन है, आपका डिसीज़न होगा। आपको किसी और की सुनने की ज़रूरत नहीं कि ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करो, वैसी स्ट्रैटेजी अप्लाई करो। अगर आपके माइंड में क्लैरिटी है कि मुझे ऐसे ही पेपर अप्रोच करना है, तो वेल एंड गुड, उससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप कन्फ्यूज़ है, तो इस एडवाइस को एक बार अप्लाई करके देखो, काम करती है तो वेल एंड गुड, नहीं करती तो फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करो। आप देखो कि कैसे कैसे मुझे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। बट जो हेवी सब्जेक्ट्स हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया, आईपीसी, सीआरपीसी, देन इंडियन एविडेंस एक्ट, उसको बहुत अच्छे से आप पढ़ो लॉ स्कूल में, पूरे जो आपके 5 साल है। अगर वो सेमेस्टर में नहीं भी है, तब भी मैंने आपको जो बताया वन शॉट वीडियोज़ जो है वो आप देखो, ताकि आपको एटलीस्ट आसान भाषा में पता चल जाए, या एक ओवरऑल मतलब आपको एक मैप तो पता चल जाए ना कि उसमें आखिरकार होता क्या है और कनेक्टिविटी कैसे बैठती है। Yeah, so this was it for this particular video, and all the best for your exams. If you liked my video, do like and subscribe to my channel. Thank you. Bye.